अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुचि और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। उचित बढ़वार हेतु मक्का की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य, पान बरेजों में लगने वाले रोग की रोकथाम पर जानकारी, बरसात के मौसम में दुधारू पशुओं की कैसे करें देखभाल और प्रबंधन। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने मक्का की बुवाई समय से की थी, उनकी फसल इस समय 1 से 2 माह तक की हो गई है और फसल की इस अवस्था पर कुछ कार्यों को करना नितांत आवश्यक होता है। लेकिन हमारे कुछ किसान भाई अज्ञानतावश या फिर लापरवाही के चलते इन कार्यों को करने में कोताही बरतते हैं, जिसके कारण फसल की बढ़वार बाधित होती है और आगे चलकर किसान भाइयों को कम उपज से ही संतुष्ट होना पड़ता है। तो इस तरह की क्षति से बचने के लिए किसान भाई अपनी फसल में कौन कौन से कार्यों को कब और कैसे करें, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ के डॉक्टर संदीप तोमर। जैसे कि पहले हम देखें कि ये फसल में आप देखते हैं कि लाइन्स में बोई जाना चाहिए, तो लाइन से लाइन की दूरी जो वो लगभग 60 सेंटीमीटर 2 फीट के बराबर होती है। उसके बाद फिर पौधों से पौधों की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर होती है। पौधे लाइन में जब बोएं तो सिंगल एक एक होना चाहिए। डबल पौधा होगा तो उसमें भुट्टे कम बनेंगे और अच्छा स्वस्थ नहीं होगा। इसलिए इसकी जो थिनिंग है विरलीकरण कर देना चाहिए, लाइन में पौधा एक एक हो। दूसरा देखें कि इसमें जो विभिन्न तरह के खरपतवारों की विशेष समस्या होती है, क्योंकि खरीफ में लगातार वर्षा होने से विभिन्न तरह के खरपतवार अधिक होते हैं। और दूसरा ये भी है कि इसमें लाइन से लाइन की दूरी अधिक होती है। शुरू की अवस्था में फसल की जो बढ़वार है वो भी तीव्र गति से नहीं होती है, इसलिए खरपतवार अधिक हो जाते हैं। खरपतवारों में देखेंगे कि चौड़ी पत्ते वाले साँठ आजकल बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, लहसुआ है, कैना है। और सकरी पत्ती वालों में आप देखें तो विभिन्न तरह की जो घासें हैं, सामक है और दूब घास है, मोथा, ये इसको प्रभावित करते हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए यदि ये बुवाई के समय आपने दवाएं नहीं डाल पाई हैं और इस अवस्था पर आपको लगता है जब फसल आपकी 35-40 दिन की है, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो रहे हैं, तो 2,4-D की आधा किलोग्राम मात्रा 400 से 500 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर दें तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों का नियंत्रण पूर्णतः हो जाएगा। परंतु ये शाकनाशियों का उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो इसमें हम कहते हैं कि 2 बार निराई गुड़ाई करना आवश्यक है। पहली बुवाई जो फसल है इस समय जब लगभग 25 से 30 दिन की हो, उस समय खरपतवार निकाल देना चाहिए। और दूसरी बार जब हम इसमें मिट्टी चढ़ाने की बात करते हैं, जब फसल आपकी लगभग 50 से 55 दिन की हो, उस समय खरपतवार निकाल लें और मिट्टी चढ़ा दें। मिट्टी चढ़ाना इसमें बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फसल जब भुट्टे बनने लगते हैं और तेज़ हवा चलती है और बारिश होती है तो फसल गिरने की ज़्यादा संभावना होती है। इसलिए इसमें मिट्टी चढ़ा दें और जो नाली सी बन जाएंगी वो सिंचाई भी करेंगी और अधिक बारिश होती है तो जल निकास का काम भी करती है। इसके साथ अब देखें हम इसमें उर्वरक प्रबंधन, पोषक तत्वों का प्रबंधन विशेष ज़रूरी है। तो आपने इसमें बुवाई के समय जो आजकल ज़्यादातर शंकर मक्का उगा रहे हैं उसमें 120 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 60 किलोग्राम फास्फोरस एवं 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर उपयोग किया है। इसी के साथ साथ
ग्राम सल्फर की भी इसमें आवश्यकता है और उसको भी आपने बुआई के समय उपयोग किया है। तो जो नाइट्रोजन की आधी और 1/3 मात्रा, फास्फोरस, पोटास और सल्फर की संपूर्ण मात्रा आपने बुआई के समय डाली है। शेष नाइट्रोजन की जो मात्रा है, शेष 80 किलोग्राम नाइट्रोजन का प्रयोग आपको खड़ी फसल में करना है और फसल में नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए अधिकतर किसान यूरिया का ही प्रयोग करते हैं। इसलिए 80 किलोग्राम नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए खड़ी फसल में आपको 170 से 180 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग 2 बार में करना होगा। उसको 2 बराबर हिस्सों में बांट करके, एक तो जब फसल हमारी लगभग अब घुटनों की अवस्था की होने जा रही है, इस अवस्था पर छिड़काव कर दें और एक हिस्सा जो बचता है उसको जब इसमें नर मंजरी निकलती है उस समय छिड़काव कर दें, यूरिया के द्वारा टॉप ड्रेस कर दें, उससे अच्छी बढ़वार होगी और पोषक तत्वों का प्रबंधन इस तरह से किया जाए। इसके बाद इसमें आती है जल प्रबंधन की। तो इसमें जल प्रबंधन में 2 मुख्य बातें होती हैं। एक तो फसल में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करना और दूसरा इसमें यदि अधिक जल भराव होता है तो उसका जल निकास करना। प्रारंभिक अवस्था में हम देखें कि इसमें जल भराव की जो समस्या है वो ज़्यादा हो सकती है और उससे प्रभावित भी होती है, क्योंकि फसल छोटी अवस्था में जल भराव से ये ज़्यादा प्रभावित होती है। तो उस समय विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि फसल में जल भराव न रहे, नहीं तो जगह जगह जमाव कम होगा या जमाव हो भी गया तो पौधे शुरू की अवस्था में अधिक प्रभावित होते हैं, सूख जाते हैं और अधिक पानी भराव से मर जाते हैं। इसलिए जल निकास जरूरी है। दूसरी बात आती है कि फसल की आवश्यकता अनुसार सिंचाई की जाए। जैसे खरीफ का सीजन जो बरसात का सीजन माना जाता है, इसमें बरसात होती है। यदि आपको लगता है कि लगातार 10 से 12 दिन तक बारिश नहीं हो रही है और फसल आपकी जल की आवश्यकता सूखती है, कहीं महसूस करती है, या दोपहरी में आप देखेंगे कि पत्ती हल्की सी लपेट सी लेने लगती है, तो उस समय इसमें सिंचाई की आवश्यकता है। किसान भाइयों, बरसात में बोई जाने वाली मक्के की फसल में कीट बीमारियों का प्रकोप अधिक होता है और शुरुआत की अवस्था में तना छेदक कीट का प्रकोप तो लगभग सभी क्षेत्रों में होता है। इस कीट का समय पर नियंत्रण न होने पर फसल को अधिक नुकसान हो सकता है, इसलिए फसल का निरंतर निगरानी रखना जरूरी होता है। इस कीट को आप पहचाने कैसे और इसका नियंत्रण कैसे करें, आइए विस्तार से जानते हैं। फसल की जो शुरू की अवस्था होती है, जहां हम कह रहे हैं कि नी हाइट स्टेज घुटनों की अवस्था की, उस समय इसमें जो कंशुआ जिसे आप कहते हैं किसान भाई, और ये शुरू में ही आप इसके तने को भेद करता है। इसकी जो वयस्क रहते हैं वो शुरू में आके पत्ती के निचली सतह पर अंडे देते हैं और ये तने में ज़मीन के पास से ही अंदर बढ़ जाता है। वहाँ से जो शुरू की अंदर वाली पत्ती रहती है, आप जिसे गोप कहते हैं, उसमें ये अंदर रहती है इसकी सुंडी और वहीं से इसमें काट देती है। बाद में देखेंगे आप कि जैसे जैसे ऊपर बढ़ती जाती है या तो सूख जाएगी गोफ, या गोफ जब ऊपर आ जाएगी तो उसमें छेद छेद से आपको दिखेंगे, ये इसके द्वारा प्रभावित होती है। तो इसके नियंत्रण के लिए आप देखें कि इसमें कोई भी दानेदार जो दवा आती है, चाहे कार्टेफ हाइड्रोक्लोराइड 4G है आपकी, तो उसकी आप देखेंगे कि 20 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डाल दें और तुरंत अच्छी सिंचाई कर दें, क्योंकि नमी जितनी अच्छी होगी ये दवा उतना ही अच्छा काम करेगी और उससे वो पूर्णतः नियंत्रण कर सकते हैं। यदि ये दवा उपलब्ध नहीं है तो कार्बोफ्यूरान 3G, इसकी 20 से 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर उपयोग करना है। और ये दवा उपलब्ध नहीं है तो फॉरेट 10G आती है, उसकी भी 8 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना है, माने 1 हेक्टेयर में 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। परंतु ये दवा जब डालें ध्यान रखें कि नमी खेत में विशेष आवश्यकता है, उसी पर ये अच्छा काम करती है। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। हमारे राज्य में पान की खेती बहुत से किसान भाई करते हैं और जिन किसान भाइयों ने अप्रैल मई माह में नए पान बरेजे लगाए थे, उनके यहाँ पान की फसल अभी बढ़वार की प्रारंभिक अवस्था पर है, जिस पर इस समय कई हानिकारक रोगों का प्रकोप देखा जा रहा है।
ये रोग फसल की बढ़वार में बाधा डालते हैं और इतना ही नहीं, समय से इन रोगों की रोकथाम ना होने पर फसल से लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इन रोगों की समय से पहचान कर आप इनका नियंत्रण किस प्रकार से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर पीके झा। पान उत्पादक किसान बंधुओं, अभी मानसून के प्रवेश के साथ ही बरसात की शुरुआत हो चुकी है। इस समय वातावरण में तापमान भी अधिक है और वातावरण में नमी भी बहुत बढ़ गई है। इस समय रोग लगने की संभावना काफ़ी बढ़ गई है और इस समय पान में प्रायः गलका रोग का प्रारंभ हो जाता है और गलका रोग के प्रकोप से पत्ती के किनारे और पत्ती के चारों पूरी पत्ती में काला काला धब्बा बनता है। ये धब्बा पहले निचली पत्ती पर बनता है, फिर धीरे धीरे काला धब्बा ऊपरी पत्ती पर जाता है और धीरे धीरे तना भी गलने लगता है। इससे फसल की गुणवत्ता और उपज में काफ़ी कमी हो जाती है। पान का बाजार भाव भी गिर जाता है। फिर गलका रोग के बाद अगस्त के आसपास चनका रोग लगता है। इसमें कोणी धब्बे बनते हैं जो भूरे रंग के होते हैं। ये गलका रोग, चनका रोग दोनों रोग से पान की फसल को काफ़ी क्षति पहुँचती है। किसान भाइयों, अभी आपने बरसात के मौसम में पान की फसल में लगने वाले रोग और उनके लक्षण के बारे में जाना। इन रोगों की रोकथाम के लिए आप कौन कौन से उपायों को अपनाएं, आइए जानते हैं। इस दोनों रोग से बचाव के लिए पान की फसल को इसी समय से, बरसात की शुरुआत से ही रोकथाम के उपाय करने पड़ते हैं। सबसे आवश्यक है कि इस समय जो रोगग्रस्त जो पत्ती हैं, जिस पर रोग का प्रकोप दिखाई दे रहा है, उसको तोड़ करके हम लोग जमीन में गाड़ दें। इससे रोग का जो इनोकुलम है, जो फफूंद है, वो उसकी बर्बाद नहीं होती है और फिर नए पौधों पर, नए पत्ती पर रोग का संक्रमण नहीं होता है। इस समय रोग की रोकथाम के लिए दूसरा आवश्यक है ब्लाइटोस 50 नमक का जो फंजीसाइड है, उसका 1 लीटर पानी में 3 ग्राम घोल करके हम पूरे फसल पर हम स्प्रे कर देते हैं। इससे रोग के जो रोगाणु हैं, स्पोर हैं, ये तत्काल मर जाते हैं। फिर रोग का फैलाव स्वस्थ पौधा पर नहीं होता है। ये चूंकि रोग मिट्टी जनित है, इसके रोगाणु मिट्टी में भी पाए जाते हैं, तो ये समय है कि मिट्टी में भी उपचार करें। मिट्टी उपचार के लिए सबसे ट्राइकोडर्मा नाम का एक बायो कंट्रोल एजेंट है, जैविक फफूंदनाशी ट्राइकोडर्मा को हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं खली में या कंपोस्ट में, और 1 क्विंटल कंपोस्ट में या 1 क्विंटल खली में 1 किलो ट्राइकोडर्मा दे करके हम 15 दिन के लिए उसको छाया में छोड़ देते हैं, जिससे पूरे कंपोस्ट या खली में ट्राइकोडर्मा की संख्या बढ़ जाती है, तेजी से बढ़ जाती है, फैल जाती है। फिर हम बड़ेदार की मिट्टी में हम ट्राइकोडर्मा मिश्रित कंपोस्ट या खली का हम प्रयोग करते हैं मिट्टी चढ़ाते समय। इससे मिट्टी में जो इसके रोगाणु हैं, जो फाइटोप्थोरा या कोलेडोट्राइकम के रोगाणु हैं, जिससे गलका और चनका रोग होता है, कि मिट्टी में ही मर जाता है। फिर रोग का प्रसार पौधे पर नहीं हो पाता है। 1 माह के बाद दूसरा छिड़काव हम ब्लैकटॉक्स का करते हैं पूरी पत्ती पर, पूरे बड़ेदा में। इससे जो भी थोड़ा बहुत रोग लगा है, उस रोग की रोकथाम हो जाती है, रोग का फैलाव नहीं होता है। वर्षा ऋतु के समाप्त के समय में भी चनका रोग का प्रकोप होता है और चनका रोग का निदान भी ब्लैकटॉक्स के छिड़काव से ही होता है। इसके अलावा झुलसा रोग की रोकथाम के लिए आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन दवा 1 ग्राम का प्रति लीटर 10 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। साथ ही छिड़काव करने से पहले रोग ग्रसित पत्तियों एवं शाखाओं को तोड़कर नष्ट कर दें एवं रोग की उग्रता दिखने पर इसी दवा का छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर दोबारा कर दें। इस तरह पूरे समय में जुलाई से लेकर के सितंबर तक हम उचित देखभाल करें बड़ेदा की, तो हम पान की फसल पर गलका रोग और चनका रोग की रोकथाम कर लेते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। डेयरी व्यवसाय की बात करें तो प्रदेश के बहुत से किसान इस व्यवसाय को अपनाकर अच्छा लाभ ले रहे हैं, लेकिन इस लाभ के दायरे को बनाए रखने के लिए इनका मौसम के अनुरूप प्रबंधन करना जरूरी होता है। क्योंकि अब बारिश का मौसम चल रहा है और इस मौसम में वातावरण में कई तरह के संक्रमित रोग पनपने लगते हैं। तो किसान भाइयों, आपके पशुओं में किसी प्रकार की समस्या नहीं आए,
इसके लिए आप किस प्रकार से करें बरसात के मौसम में गाय भैंसों की उचित देखभाल, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर एस.के. शर्मा। आज हम वर्षा ऋतु में मानसून के सीज़न में किस प्रकार पशुओं की देखभाल की जाए, क्या सावधानियां रखी जाएं, इसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। जैसा विदित है कि अधिकांश क्षेत्रों में बारिश हो चुकी है और ऐसे समय में पशुओं की देखभाल करना अत्यावश्यक है। पशुओं की विशेष रूप से परवाह करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पशुपालक भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय बरसात का मौसम चल रहा है और यदि आप इस मौसम में भी गाय तथा भैंसों से अच्छा दूध उत्पादन प्राप्त करना चाहते हैं तो पशुओं को बरसात के प्रभाव से बचाना होगा। तो इसके लिए गाय तथा भैंसों के आवास का प्रबंधन कैसे करना है, आइए जानते हैं। गायों भैंसों के अंदर, दुधारू पशुओं के अंदर हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पशुओं को बारिश से बचाया जाए, इसलिए पशुओं को उचित आवास व्यवस्था प्रदान की जानी चाहिए। और साथ ही पशु के आवास में फर्श जो है वो हमेशा गीला नहीं रहे, इसके लिए भी पशु आवास में छत, चाहे वो छत टीन शेड की हो, एस्बेस्टोस शीट की हो, पशु को आवास उपलब्ध कराना चाहिए। तो ये विशेष ध्यान हमें पशु के आवास में रखना चाहिए कि पानी जो है फर्श पर इकट्ठा नहीं रहे, उसकी निकासी की, पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था हो। पशु के जो मूत्र उत्सर्जन जो कर रहा है उसके ड्रेनेज की व्यवस्था होनी चाहिए। पशु जो मल त्याग कर रहा है, गोबर जो कर रहा है, उसके वो भी इजीली साफ़ हो सके, सुगमता से साफ़ हो सके, ऐसी व्यवस्था हमें पशु आवास में रखनी चाहिए। और निरंतर ही पशु आवास के अंदर कोई डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन उसका स्प्रे करना चाहिए, उसे जो है फर्श को धोते रहना चाहिए ताकि ये जो कीट और जो परजीवी जीव हैं ये पशु आवास में पनप नहीं सकें और साफ़ सफाई की व्यवस्था रखें। और पशु में जितना पशु आवास या फर्श जो है ड्राई रहे, सूखा रहे, शुष्क रहे, वो हमें प्रयास करने चाहिए। किसान भाइयों, अभी आपने बरसात के मौसम में गाय और भैंसों के आवास प्रबंधन के बारे में जानकारी हासिल की। इसके अलावा इन गाय तथा भैंसों का आहार प्रबंधन किस तरह से करना है, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। दूसरी विशेष बात जो वर्षा ऋतु के अंदर देखने में आती है वो है कि पशु का जो चारा है या पशु का जो दाना है वो बारिश में भीगे नहीं। इस चीज़ की भी हमें जो है विशेष सावधानी रखनी होगी, अन्यथा अगर ये घास चारा या फिर दाना पशु का यदि बारिश के पानी में भीग जाता है तो इसके अंदर फफूंद लग सकती है, कवक लग सकती है और ऐसे फफूंदी युक्त चारे को या दाने को पशु खा लेता है तो पशु जो है वो रोगग्रस्त हो सकता है, उसको कई बीमारियां हो सकती हैं, पाचन संबंधी रोग हो सकते हैं, विषाक्तता हो सकती है। तो ये विशेष सावधानियां हमें वर्षा ऋतु के अंदर आवश्यक रूप से ध्यान रखनी चाहिए। तो पशु का जो जहाँ पर भी आप पशु का दाना स्टोर कर रहे हैं उस स्टोर को भी पूरी तरह से जो है वो उसमें नमी नहीं हो, बारिश का पानी उसके अंदर नहीं जाए, ऐसी व्यवस्था हमें रखना चाहिए। क्योंकि ऐसे वर्षा ऋतु के अंदर एकाएक मौसम के अंदर परिवर्तन होते हैं तो हमें पशु के कंफर्ट का, थोड़ा सा उसकी सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। पशु आवास के अंदर दूसरी बात, जहां पशु का दूध निकाला जाए या मिल्क पार्लर जिसे आप लोग कह सकते हैं, उसके अंदर जो है साफ सफाई का, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है दौलतपुर आजमगढ़ के मोहम्मद राशिद ने। आपने अमरूद की बागवानी करने की तकनीक पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, बड़ी अच्छी बारिश हो रही है। अब ये मौसम आ गया है हमें पौधे लगाने के लिए। अब इस मौसम में हम आम और अमरूद, आंवला, नींबू, सारे फलदार वृक्ष लगा सकते हैं। लगाने के लिए अभी बारिश चल रही है। किसान भाई पहले से बाग लगाने के लिए गड्ढा बना लिए होंगे, चूँकि गड्ढा गर्मी के महीने में ही बनाया जाता है। सड़ी गोबर की खाद, नीम की खली
और जो पत्ती की खाद इत्यादि से भर के किसान भाई गड्ढा पहले से तैयार कर लिए होंगे। अब ये समय पौधरोपण का है। इसके प्लांटेशन के लिए उसका जो रिकमेंडेड दूरी है उसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। किसान भाई अगर बाग लगा रहे हैं तो अमरूद की पौधे से पौधे की दूरी 6 मीटर होनी चाहिए। कभी कभी आजकल किसान भाई मीडो आचड़ लगा रहे हैं। मीडो आचड़ में पौधे नज़दीक लगते हैं, इसलिए जो है उसमें 3 बाई 3 पर भी पौधे लगाया जा सकता है। तो जैसा कि हमने बताया, मीडो आचड़ के लिए 3 गुणे 3 तथा जनरल बाग के लिए 6 गुणे 6 मीटर पे अमरूद की रोपाई की जा सकती है। आपने गड्ढा खुदाई के समय पौधे से पौधे की दूरी और संतुलित खाद्य उर्वरक प्रबंधन का अनुपालन अवश्य किया होगा। अब समय है आपके द्वारा गर्मी में खोदे गए इन गड्ढों में पौधों की रोपाई का। तो किसान भाइयों, इस समय जो विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है वह है अमरूद के उन्नत प्रजातियों के चयन और रोपाई करने की सही विधि की, जिसमें आपको इन बताई जा रही बातों का ध्यान रखना होगा। किसान भाई अमरूद के लिए जो रिकमेंडेड वैरायटी है लखनऊ 49, इलाहाबादी सफ़ेदा, ललित, संगम, विलास पसंद इत्यादि वैरायटियाँ जो मार्केट में इस समय प्रचलित हैं, जो अच्छा प्रोडक्शन दे रही हैं, अच्छा उत्पादन दे रही हैं, जिसको लगा के किसान प्रति हेक्टेयर 4 से 5 लाख रुपए कमा भी सकता है। तो इन वैरायटियों को प्रेफर करें। और किसान भाई एक चीज़ ज़रूर ध्यान दें कि इन पौधों को लगाने का स्रोत ज़रूर रिकमेंडेड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ये किसी गवर्नमेंट की नर्सरी से लें या जो है कोई पौधशाला जो कि एक्रेडिटेटेड पौधशाला हो, उससे जो है पौधे खरीद के ही तब जाके पौधरोपण करें, जिससे कि पौधे जो है जो वैरायटी कही जाए वो वैरायटी आपको प्राप्त हो। किसान भाई एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, अक्सर किसान करते क्या हैं कि जब पौधरोपण करते हैं तो उस समय जो है यूरिया, DAP या कोई खाद डालना शुरू करते हैं, वो गलत है। पौधा लगाते समय किसी भी खाद की ज़रूरत नहीं होती। गड्ढा खोदते समय जब आप गर्मी में गड्ढा बनाए होंगे तो उस समय आप गोबर की खाद, सड़ी पत्ती की खाद और नीम की खली, ये सारी चीज़ आप डाले होंगे, लेकिन पौधा लगाते समय किसी खाद की ज़रूरत नहीं है। इस समय दीमक का प्रकोप ज़्यादा होता है, इसलिए किसान भाई थोड़ा दीमक की दवा जैसे फोरेट वगैरह डाल के लगा सकता है, तो पौधे अच्छे विकास करते हैं और दीमक के प्रकोप से बच जाता है। किसान भाई इतना ज़रूर ध्यान दें पौधरोपण के समय कि पौधरोपण जैसे बारिश होती है तो किसान ये समझता है कि अब पौधा लगाना चाहिए, लेकिन बारिश जब हो जाए, मौसम खुल जाए, थोड़ा कीचड़ न रहे, तब उसमें गड्ढे खोद के वहाँ पे किसान भाई मुजेरी हटा के या पॉलीथीन है तो उसको काट के पौधे लगा सकते हैं। और पौधा लगाते समय गड्ढा उतना ही खोदें जितने में कि पौधे की पिंडी सेट हो जाए, और पौधा लगाने के बाद बगल से मिट्टी डाल के खूब उसकी किलाई करनी चाहिए। बीच में एयर नहीं रहना चाहिए, मिट्टी और पौधे के बीच में एयर नहीं रहना चाहिए। एयर समाप्त हो जाए, खूब कायदे से दबा देना चाहिए जिससे एयर समाप्त हो जाए, और ऊपर से पौधा लगा के पानी दे देना चाहिए। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है।
हमें उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। गुणवत्ता युक्त फलों की पैदावार के लिए आंवला के बाग में पौध सुरक्षा उपाय। उड़द और मूंग की भरपूर पैदावार देने वाली प्रजातियां और उन्नत बुआई तकनीक। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को आप इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।